हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूपीएससी सीएससी के बारे में। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, द फुल फॉर्म फॉर सीएससी। और ये कैसा एग्जामिनेशन है जो कंडक्ट कराती है यूपीएससी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से हम रिक्रूट करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनर्स को। तो ये बेसिकली अगर हम समझे तो ये कैसा एग्जामिनेशन है जो रिक्रूट करता है कैंडिडेट को बहुत सारे सिविल सर्विसेज के लिए फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सीएससी है क्या, कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, सैलरीज होती हैं, क्या इसके पर्क्स होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज सीएससी। सीएससी क्या है, तो इसके सबसे 3 मेन इंपॉर्टेंट फीचर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इट सेलेक्ट्स फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स फॉर इंडिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जामिनेशन होता है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेट करता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर होती है, काफ़ी पावर होल्ड करती है एग्जामिनेशन अपने आप में। और ये शायद ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीज एग्जाम भी माना जाता है, और काफ़ी पावर ही अपने आप में होल्ड करता है। सेकेंड इसका की फीचर है भी यही कि इट ऑफर्स हाई रिस्पेक्ट इन अवर सोसाइटी। जॉब सिक्योरिटी भी ये आपको प्रोवाइड कराता है, प्लस आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब ये इतनी पावर आपको देता है तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी कि आप अपने को अच्छे से सर्व कर सकते हैं। थर्ड, ऑब्वियसली ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्यों है लेकिन ये टफेस्ट एग्जाम, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू कवर होल सिलेबस। प्लस इसमें सिलेक्शन रेट भी काफ़ी कम है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ 0.1%, 3% तक इसका सिलेक्शन रेशियो रहता है। तो इसलिए इसको एक टफेस्ट एग्जाम हम कंसिडर कर सकते हैं। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है। आफ्टर ऑल व्हाट आर द वेरियस पोस्ट जिसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से पोस्ट आती है। सबसे पहली पोस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है, वो होती है ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट, हम ऑल इंडिया स्टार्स भी बोल सकते हैं। नेशनल लेवल पे ये इम्पैक्ट डालने की कैपेसिटी रखती हैं, आपको ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी भेजा जा सकता है इन पोस्ट के थ्रू। तो हाँ, थोड़ा सा ट्रांसफ़र का चैलेंज तो इन पोस्ट की है। सबसे पहली पोस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। बेसिकली ये पूरी की पूरी गवर्नेंस जो भी इंडिया की है, उस गवर्नेंस को देखने का काम इसी का रहता है। प्लस बेसिकली इसमें काम क्या होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपके अंडर, आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट संभालनी होती है। आप पॉलिसी मेकर भी होते हैं। क्राइसिस किस तरीके के एकदम से आ गए हैं तो उन क्राइसिस में आपको क्या डिसीजन लेना है, सारी पावर, पूरा गवर्नेंस सिस्टम आपको चलाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से रहते हैं। सेकेंड इज इंडियन पुलिस सर्विस। ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर जो भी डिस्ट्रिक्ट में है उसको पूरा मेंटेन करने का काम इसी का होता है। एंटी टेरर चीफ, आईबी ऑफिसर्स, एसपी, ये सारी पोस्ट भी इसी के थ्रू आपको मिलती है। ये सारी पोजीशंस आपको बेसिकली मिलती है। प्लस तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑल इंडिया सर्विसेज में पोस्ट, दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आप बेसिकली डिप्लोमैट बनते हैं। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एम्बेसडर, यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, प्लस ग्लोबल नेगोशिएटर्स की, फॉर एग्जांपल श्रीलंका और इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, नेगोशिएट कराना है, ट्रेड को लेके है, तो इन सब में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल फॉरेन सर्विसेज का। आइए आगे और भी बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। आईआरएस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑडिट अकाउंट संभालना है, उन सब चीज़ों में भी आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं देखने को। इसके अलावा स्पेशल मिशन कॉर्प्स भी होते हैं, जैसे रेलवे मेडिकल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, या स्पेसिफिकली फॉरेस्ट सर्विसेज में। फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, जो आपका आप आगे जब हम आगे सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल अभी हम देखते हैं सैलरीज। जैसे कि आप फिलहाल स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, सभी की बेसिक पे जो है वो 56,100 ही है। अप्रॉक्स इन हैंड जो है वो थोड़ी बहुत डिपेंडिंग ऑन कैडर्स और बाकी चीज़ों पर चेंज हो सकती है, और कुछ कुछ अलाउंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
इसके अलावा इसमें प्रमोशंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। इनिशियली तो आप सिर्फ एसडीएम की पोस्ट पर या इसी तरीके से लगेंगे, लेकिन लेटर ऑन जब आप सर्व कर चुके होंगे 30+, तो अगर आप देखें आईएएस वाला जो ये डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी की। इसी तरीके से ये आईपीएस के लिए अगर प्रमोशंस देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीजी कमिश्नर तक आप बन सकते हैं आफ्टर 20+ ईयर्स अगर आप सर्व कर चुके हैं तो। इसी तरीके से फॉरेन सर्विसेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ मैंने कुछ आपको रोल्स भी लिखे हैं, जैसे अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आप प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने का काम आपका रहता है। तो अपने आप में काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी स्टूडेंट्स को, यूथ को करती है। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो इतनी सारी सर्विसेज हैं तो आपको कौन सी सर्विस करनी है, आपके लिए कौन सी सर्विस बेस्ट। हर सर्विस जो है वो एक डिफरेंट स्पेसशिप की तरह होती है, यानी कि आप अपने हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस इन पोस्ट में से कौन सी पोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट पावर, तो आपको कौन सी पोस्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, दैट इज आईएएस। और वैसे भी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी पावर वाली पोजीशन के लिए ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं या इसी को एम कर रहे होते हैं हम कहें। और लेकिन अगर आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, यू लव चैलेंजेस, ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो देयर इन आईएएस। ऐसा नहीं है कि आईएएस में कोई चैलेंजेस नहीं है, पर हाँ आईएएस से ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब जो है वो पुलिस सर्विसेज की होती है। तो इफ़ यू लव चैलेंजेस यू कैन गो फॉर दिस वन एज वेल, डिपेंडिंग ऑन योर ओन प्रेफरेंसेस। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट को प्रेफर करना है। इसी तरीके से अगर आप ग्लोबली ड्रीम करते हैं कि आप चाहते हैं आप पूरे सिर्फ इंडिया तक आप सर्व ना करें, आप बाहर की कंट्रीज़ में भी जाएं, वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन में आपका रोल हो, आपकी इम्पोर्टेंस हो, तो उसके लिए आप फॉरेन सर्विसेज को प्रेफर कर सकते हैं। इफ़ यू आर गीकी अबाउट नंबर्स, मतलब आपको नंबर्स के साथ रहने में मज़ा आता है, तो लव ऑल दीज थिंग्स, तो आप IRS भी कर सकते हैं। अगर आप एक नेचर लवर हैं, आपको नेचर बहुत पसंद करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है, तो आप फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज में जाएंगे तो आप लाइफ टाइम नेचर के साथ ही रहेंगे। जंगलों में रहना अपने आप में काफ़ी एडवेंचरस होता है। आइए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक साइट लिख कर दे दी है। आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इस साइट पर जाएंगे तो आपको फर्दर नोटिफिकेशंस और बाकी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कुछ एज क्राइटेरियाज हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी थोड़े बहुत एज क्राइटेरियाज, एज लिमिट्स वेरी करते हैं। जनरली जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 21 to 32 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहती है। सेकेंड चीज, इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट्स भी होते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स मतलब आपके पास लिमिटेड ही अटेम्प्ट्स हैं, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स नहीं दे सकते। स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 एंड सो ऑन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर्स डिग्री इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपको सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, हर स्ट्रीम की, किसी भी स्ट्रीम की, बस आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो मेन से पहले उनको अपना प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ उनकी बैचलर्स कंप्लीट हो चुकी है। प्लस किसी पोस्ट में फिजिकल क्राइटेरियाज भी होते हैं जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सम डिस्क्वालिफिकेशंस भी होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आप अगर ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं तो आपको एनओसी चाहिए होती है। अटेम्प्ट एक्सीड कर रहे हैं उसके बाद भी आप दे रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, और सो ऑन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में क्या है, 3 तरीके की इसकी प्रोसेस होती है। पहली स्टेज होती है प्री, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। प्री इज क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपको बेसिक कट ऑफ एक स्टैंडर्ड होता है, आपको वो स्टैंडर्ड कट ऑफ क्लियर करनी है, चाहे आपके उस कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है, चाहे उस कट ऑफ से 10 नंबर है। आप सीधे मेंस के लिए
एलिजिबल हो जाएंगे। तो प्री इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, देन मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट बनता है। प्रॉपर फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो इस दो प्रोसेस में आप क्या स्कोर करेंगे के हिसाब से ही आपको रैंक्स, पोस्ट, ये सब अलॉट होती है। आइए थोड़ा बहुत ऊपर से ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि जो ये स्टेजेस हैं इनमें किस तरीके से पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर हम प्री की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इट इज जस्ट क्वालिफाइंग स्टेज। लेकिन इस क्वालिफाइंग स्टेज में भी दो एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल स्टडीज का पेपर होता है, पेपर 2 इज CSAT। इसमें आपकी बेसिक इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर चेकिंग ऑफ योर पेपर 1। पेपर 1 आपका काफ़ी वास्ट सिलेबस होल्ड करता है। इसके अंदर आपके करंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी बिना आप। तो इसी वजह से इसका सिलेबस जो है वो अपने आप में काफ़ी वास्ट माना जाता है। ये तो हो गई बात प्री की। अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको आंसर्स लिखने होते हैं। 9 पेपर आपके होते हैं, टोटल 1750 मार्क्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। इसमें भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कंपलसरी पेपर्स होते हैं, देन ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एंड देन लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। कंपलसरी पेपर में आपका सबसे पहला पेपर होता है एस्से का, 250 मार्क्स का होगा। 2 एस्से आपको लिखने होंगे, 2 अलग अलग सेक्शंस में आपको कुछ कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं, उनमें से आपको जो बेटर लग रहा है उसके हिसाब से आप कोई भी एक टॉपिक दोनों सेक्शन से चूज करें और अपना एस्से लिख सकते हैं। इसी तरीके से GS1, GS2, GS3 एंड GS4 जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि GS1 बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इन टॉपिक्स को कवर करके आपका GS1 बनता है। देन GS2 दिस comprises of पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन। GS3 की अगर हम बात करें तो इसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। GS4 इज आपका एथिक्स का पेपर होता है, कुछ कुछ उसमें केस स्टडीज होती हैं, कुछ कुछ आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके कंपलसरी पेपर्स होते हैं जिसके मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रैंक दिलाने में। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, 50 मार्क्स के ईच। ऑप्शनल्स जो आपको मैंने साइट लिंक पीछे आपको लिख कर दी थी, psc.nic.in वाली, उस साइट पर आप जाएंगे तो आपको पूरा सिलेबस डाउनलोड करने को मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से जो आपको लगता है कि जिसमें अपना वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे बहुत ध्यान से चूज। देन उसके अलावा आपके लैंग्वेज पेपर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। एक इंग्लिश और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई करने होते हैं, आपके नहीं जुड़ते हैं मेरिट में। एंड लास्ट स्टेज दैट इज योर इंटरव्यू, जो कि 275 मार्क्स का कंडक्ट करती है कि आपकी मेंटल अलर्टनेस कितनी है, लीडरशिप क्वालिटीज, एथिक्स, कम्युनिकेशन, सारे स्किल्स आपके डिटरमाइन किए जाते हैं इस एक स्टेज पर, और ये इस एग्जाम की फाइनल स्टेज होती है। जैसे ही आप इंटरव्यू करेंगे, आप IAS, IPS डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, डिपेंडिंग रैंक आपको देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें बहुत बात की हैं, उन्हें भी हम फर्दर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब उनकी ज़रूरत होगी। फिलहाल मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि अगर आप CSC करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच।